हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास 12th। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। के कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ये 4 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हैं। कोई भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें ये 4 कॉन्सेप्ट हैं, ये एप्लीकेबल होते हैं। ये 4 फीचर्स होते हैं। उसमें क्या है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा हाइडिंग। सबसे पहले डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, वो डेटा हाइडिंग को इम्प्लीमेंट करता है। यूजिंग डेटा एब्स्ट्रैक्शन यू कैन हाइड डेटा। सो हाउ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज इम्प्लीमेंटेड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि इररेलेवेंट डिटेल्स को हाइड करना और रेलिवेंट डिटेल्स, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को ही शो करना। मतलब अननेसेसरी जो डिटेल्स हैं उनको कवर अप कर देना और बाहर सिर्फ वही चीज़ें दिखाना, वही इन्फॉर्मेशन शो करना जो कि यूज़र के लिए यूजेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल रियल लाइफ का एग्जांपल लें तो जैसे स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड में ये आपका एक छोटा सा स्विच बोर्ड है जिसमें बहुत सारे स्विचेस हैं। आपको ये पता है इससे, इस स्विच से लाइट ऑन होनी है, ठीक है। इसको ऑन कर दोगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, इसको ऑफ कर दोगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। इस स्विच को ऑन कर दोगे तो फैन ऑन हो जाएगा, ऑफ कर दोगे तो फैन ऑफ हो जाएगा। सिर्फ इतनी ही डिटेल्स हैं जो आपको दी गई हैं। इसकी जो इनर डिटेल्स हैं यानी सर्किटरी है, जो सर्किट का डिज़ाइन है, एवरीथिंग इज हिडन बिहाइंड दिस स्विच बोर्ड। इस बोर्ड के अंदर जो बाकी डिटेल्स हैं जिनकी यूज़र को ज़रूरत नहीं है वो आपने हाइड कर दी हैं। सिर्फ उतनी ही डिटेल जो बाहर यूज़ होनी है वो इंटरफेस के बाहर दी गई हैं। इंटरफेस मतलब एब्स्ट्रैक्शन है, वो एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाहर आपको उतनी डिटेल दी गई हैं जितनी आपको ज़रूरत है, यूज़र को ज़रूरत है, और उसके पीछे जो बाकी डिटेल्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है वो हाइड कर दी। दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और डेटा एब्स्ट्रैक्शन है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है वो बताऊंगी। उससे पहले डेटा हाइडिंग, ये डेटा हाइडिंग को भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। कैसे? इट इज़ हाइडिंग सम डिटेल्स एंड शोइंग सम रेलिवेंट डिटेल्स। तो कुछ डेटा हाइड हो रहा है और कुछ शो हो रहा है। तो डेटा हाइडिंग इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करते हैं आप? पाइथन में डेटा एब्स्ट्रैक्शन आप अचीव करते हैं, वो आगे कॉन्सेप्ट आएगा इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस में एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनती है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर होते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। मेथड यानी फंक्शन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू आप एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है वो इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होती है? जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन से होते हैं? विद नो बॉडी, इनकी अपनी कोई बॉडी नहीं होती है। ये इनहेरिटेंस में यूज़ होते हैं। जो बेस क्लास होती है उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, जो डिराइव्ड क्लास होती हैं उनमें इसी नाम के दूसरे मेथड होते हैं। इतनी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, बस एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है वो आपको समझाया जाता है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि आप ये समझ पाएँ कि एब्स्ट्रैक्शन आप क्लास में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होते हैं जिनकी अपनी कोई बॉडी नहीं होती है। इनहेरिटेंस हम आगे पढ़ेंगे, एक बार मैं फिर उसमें बता दूंगी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाते हैं। उसके बाद आता है डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है? कैप्सूल होता है, जो मेडिसिन वाला कैप्सूल होता है, उसमें एक कवर होता है जिसके अंदर कुछ मेडिसिन होती है, ठीक है। यू कैप्सुलेट दैट मेडिसिन इन अ कवर। यही कैप्सुलेशन या एनकैप्सुलेशन आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अप्लाई करते हैं, जहां पर आप एक क्लास लेते हैं और क्लास के अंदर 2 चीज़ें, डेटा और उसके ऊपर एप्लीकेबल फंक्शंस को आप कैप्सुलेट कर देते हैं और उस कैप्सूल को आपने नाम दिया है क्लास। सो दिस कॉन्सेप्ट इज डेटा एनकैप्सुलेशन। सो डेटा एनकैप्सुलेशन इज व्हाट? binding the data and the functions that is applicable over that data together in one body, और उस body का नाम क्या है? class. Binding data and functions in a body together is called data encapsulation. Here in Python you bind data, or you can say variables, along with the methods
that are applicable on these variables together in a class. So by implementing class you implement data encapsulation. तो data encapsulation क्या हुआ? Binding data and the functions or methods applicable over that data together in a class is called data encapsulation. उसके बाद next concept आता है inheritance. Inheritance क्या होता है बेटा? Inheritance जैसे हम ह्यूमन में इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस वर्ड का जो बायोलॉजी में जो मीनिंग होता है वही मीनिंग यहाँ पे यूज़ किया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. टू इनहेरिट सम प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द पेरेंट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस. पेरेंट से कुछ प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना वो इनहेरिटेंस होता है. ऐसे ही इनहेरिटेंस आप क्लासेस में यूज़ करते हैं. जो क्लास होती है, क्लास हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें एक बेस क्लास आपने बना ली है, उससे उस बेस क्लास से आप जो डिराइव्ड क्लास है वो इनहेरिट कर सकते हैं. उसमें बेस क्लास की जो प्रॉपर्टी हैं वो इसकी भी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका इनहेरिटेंस का, उससे समझ आ जाएगा. मान लो मैंने एक क्लास बना ली है एम्प्लॉय, ठीक है. पाइथन में मैंने एक एम्प्लॉय क्लास बना ली. इसके खुद के कुछ वेरिएबल्स होंगे और कुछ मेथड्स होंगे जो उन वेरिएबल्स पे एप्लीकेबल होंगे. इस क्लास को मैंने इनहेरिट कर लिया, इसको मैंने डिराइव कर लिया. इनहेरिटेंस से जो बेस क्लास होती है उसको डिराइव करते हैं. इससे कुछ क्लास मैंने इनहेरिट कर ली. ये दो क्लास मैंने इनहेरिट कर ली, सैलरीड एम्प्लॉय और आर्ली एम्प्लॉय. एम्प्लॉय क्लास है, उससे मैंने दो क्लास हैं वो इनहेरिट कर ली, सैलरीड एम्प्लॉय, आर्ली एम्प्लॉय. तो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं वो इस पे भी एप्लीकेबल होंगे, इस पे भी एप्लीकेबल होंगे. अब जिससे आप इनहेरिट करते हैं, जिसको इनहेरिट करते हैं वो हो जाती है आपकी बेस क्लास. जिसको आप इनहेरिट करते हैं, सैलरीड एम्प्लॉय है, ये इससे आपने इनहेरिट की है. सो दिस इज डिराइव्ड क्लास. ये भी डिराइव्ड क्लास है. इसको आप पेरेंट क्लास या बेस क्लास बोल सकते हैं. तो बेस क्लास से या पेरेंट क्लास से आप चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास है वो इनहेरिट करते हैं. और इस केस में क्या होता है, इनहेरिटेंस में जो बेस क्लास या पेरेंट क्लास होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स बाय डिफ़ॉल्ट इसके भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड होते हैं. यानी सैलरीड एम्प्लॉय जो है इस क्लास के अपने भी वेरिएबल्स और मेथड्स होंगे, प्लस जो इसके पेरेंट के हैं वो भी इसके अपने होते हैं. यानी मान लो इसमें मैंने दो वेरिएबल ले लिए ए और बी, ठीक है, और कुछ मेथड यहाँ पे मैंने अप्लाई कर रखे हैं. इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल मैंने डिफाइन किए हैं. तो सैलरीड एम्प्लॉय जो क्लास है उसके दो वेरिएबल ये हैं और इसके जो पेरेंट के वेरिएबल हैं यानी ए बी वो भी इसके वेरिएबल हैं. यानी सैलरीड एम्प्लॉय के चार वेरिएबल हो गए हैं जो इसके पेरेंट क्लास के हैं ए बी और जो इसके खुद के हैं एक्स वाई. इसी तरह से इसके भी ए बी तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ जो इसके खुद के डिफाइंड वेरिएबल्स हैं वो भी हो जाएंगे. उसके बाद इसको भी मैंने इनहेरिट कर लिया, इलेक्ट्रिशियन और नेटवर्क इंजीनियर. इस तरह से आप हायरार्की कितने भी बना सकते हैं. जैसे एक क्लास ली, उसकी मैंने दो चाइल्ड क्लास बना ली, फिर इस चाइल्ड क्लास को भी मैंने एज ए पेरेंट यूज़ किया और इसके भी दो चाइल्ड क्लास बना ली. इस चाइल्ड क्लास को मैंने फर्दर इनहेरिट कर लिया दो और क्लासेस में. तो इस इनहेरिटेंस का यूज़ क्या हुआ, इनहेरिटेंस से रीयूजेबिलिटी बढ़ती है. मान लो एक ऐसी क्लास बनाई मैंने जिसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ और कॉमन फंक्शन ले लिए जो इसके भी हैं और इसके भी हैं. तो उसका मैंने एक अलग से क्लास बना ली है. वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ और वो मेथड्स लिए हैं जो इसकी भी कॉमन है और इसकी भी हैं. इन दोनों की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैंने एक कॉमन बेस क्लास में ले लिया है. ठीक है. तो यहाँ पे मान लो कुछ ये वेरिएबल आपको यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए. यहाँ कुछ मेथड्स हैं जो यहाँ भी अप्लाई होने चाहिए और यहाँ भी होने चाहिए. तो इनको यहाँ भी और यहाँ भी डिफाइन करने की बजाय मैंने एक बेस क्लास में डिफाइन कर दिया और इनको इस डिराइव क्लास को इससे डिराइव कर लिया, इस क्लास को इसी से डिराइव कर लिया. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके भी हो गए हैं ना. तो ये बार बार आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता. अब जैसे ये क्लास है, इसमें इसके खुद के वेरिएबल भी हो गए, प्लस में ये एक्स वाई जो इसके हैं वो भी हो गए, प्लस इसके पेरेंट के जो हैं ए बी वो भी इसके हो गए. तो ये यहाँ जो चीज़ डिफाइन की है, यहाँ जो फीचर में आपने डिफाइन कर दिया है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसका भी हो गया, इसका भी हो गया. आपको बार बार वही चीज़ हर क्लास में डिफाइन नहीं करनी पड़ी.
ठीक है। तो इनहेरिटेंस से रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। आपने एक चीज़ डिफाइन कर ली एक क्लास के अंदर, वही प्रॉपर्टीज़ वही बिहेवियर आपको किसी और क्लास में भी चाहिए तो आप उस क्लास को डिराइव कर लो, तो वो फंक्शनैलिटी तो ऑलरेडी उस क्लास में आ ही जाएगी, साथ के साथ एडिशनल फीचर भी कुछ आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इसमें अलग से कॉन्सेप्ट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है जो कि रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। कोड आपने एक बार लिख लिया, आप उसे रीयूज कर सकते हैं बाय इनहेरिटिंग दैट क्लास। आपने एक क्लास बना ली, उसको इनहेरिट करोगे तो वो प्रॉपर्टीज तो रहेंगी ही रहेंगी जो उसकी चाइल्ड क्लास है, साथ में उसकी अलग से आप अपनी प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनहेरिटेंस अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, मैनी मीनिंग्स ऑफ सेम थिंग, एक ही चीज़ के कई सारे मीनिंग। जैसे हमने पढ़ा है प्लस, प्लस ऑपरेटर इज यूज फॉर एडिशन, ठीक है। उसके साथ साथ प्लस ऑपरेटर अगर मैं स्ट्रिंग के बीच में यूज करती हूँ, दो स्ट्रिंग मैंने ली तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन भी, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर भी यूज कर, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड एज एडिशन ऑपरेटर and the same operator is also used as string concatenation operator। तो एक ही ऑपरेटर आप अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग के साथ यूज कर रहे हैं। अगर मैं 5+2 कर रही हूँ तो यहाँ पे ये एडिशन, मैथमेटिकल एडिशन, अर्थमेटिक एडिशन का काम कर रहा है। और अगर मैं AB+DE यहाँ पे ये प्लस ऑपरेटर यूज कर रही हूँ, हियर इट इज वर्किंग एज स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का काम कर रहा है। तो एक ही चीज़ को आप अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग के साथ अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म भी ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई कर सकते हैं तो एक ही चीज़ को आप अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसको आप दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म को आप दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एक होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। मतलब एक ऑपरेटर है, अलग अलग जगह अलग अलग काम कर रहा है। सेम ऑपरेटर हैज डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अगर ये फीचर आप अप्लाई कर देते हैं तो आप पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर रहे हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब एक ही फंक्शन नाम, मान लो ABC नाम का एक फंक्शन आपने डिफाइन किया, नाम सेम है लेकिन ये फंक्शन, इसी नाम के आपने 4 फंक्शन डिफाइन कर लिए, चारों अलग अलग काम कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली चारों को आप कॉल कर सकते हैं। तो वो फीचर क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग। यू कैन डिफाइन मैनी फंक्शंस विद सेम नेम इन ए सिंगल प्रोग्राम विद पॉलीमॉर्फिज्म। तो वो उस फिनोमेना को हम कहेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। सेम नाम के कई सारे फंक्शन अगर आप डिफाइन कर देते हैं, एक ABC फंक्शन ये है, एक ABC फंक्शन XY है, एक ABC फंक्शन X है, तो ये 3 फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिए, तीनों का ही नाम सेम है, ABC ABC ABC। आप कब किस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वो डिपेंड करता है इसके पैरामीटर्स पे। आप क्या पैरामीटर प्रोवाइड, अगर आप 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, एक भी पैरामीटर नहीं दे रहे तो ये फंक्शन कॉल होगा, एक पैरामीटर दे रहे हैं तो ये फंक्शन कॉल होगा, लेकिन सबके नाम सेम है। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। तो आप पॉलीमॉर्फिज्म 2 तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप फंक्शन ओवरलोडिंग से करें या ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सेम ऑपरेटर अलग अलग मीनिंग में यूज हो रहा है, जैसे ये यूज हो रहा है इस तरह से। तो ये 4 कॉन्सेप्ट थे। अच्छा, इनहेरिटेंस में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात कर रहे थे। मान लो एक मेथड, एक फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है, उसी नाम का फंक्शन मैंने यहाँ भी डिफाइन कर दिया, उसी नाम का फंक्शन मैंने यहाँ भी डिफाइन कर दिया। अब मान लो मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, इस क्लास का, ध्यान से समझना, इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के लिए जब इस फंक्शन को कॉल किया, मान लो यहाँ पे एक XY नाम का फंक्शन था, यहाँ भी XY नाम का एक मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, यहाँ भी XY नाम का फंक्शन डिफाइन कर दिया और पैरामीटर्स की लिस्ट है वो सेम है। मान लो यहाँ भी 2 पैरामीटर या एक भी पैरामीटर नहीं दिया, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं दी। अब इस क्लास का अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, HR मैनेजर क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया A,
ठीक है। इस a डॉट एक्स वाई अगर मैं करती हूँ तो क्योंकि ये डिराइव्ड क्लास है इसके लिए ये वाला भी एसेसिबल है, ये वाला भी एसेसिबल है और इसका खुद का तो है ही, तब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा या ये वाला हो गया, तब उस केस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन काम करते हैं। ठीक है, उसमें अगर आपको किसी एक को प्रेफरेंस देनी हो, इन दैट केस यू यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इनहेरिटेंस में आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यूज करते हैं जिसके थ्रू आप एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। तो ये थे आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट। इनमें अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लेना बेटा। थैंक यू।